हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। बेटा आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग करते हैं बेटा। तो जो ये काइनेमेटिक्स चैप्टर है बेटा, इस काइनेमेटिक्स में भी ये जो अभी जो हमारा चैप्टर चलेगा उसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या बेटा, इसको मोशन इन 1D भी बोलते हैं। सिंपली हम क्या बोल देते हैं कि दिस इज मोशन इन 1D, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स को पढ़ें उससे पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मुझे पता होनी चाहिए, वो बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो टर्म है बेटा, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है वो फ्रेम या वह जगह जहां से मैं मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जहां से मोशन को देखा जा रहा है, जहां से मोशन को देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में यही कहा जाएगा बेटा, जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का हो सकता है बेटा। द वेरी फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होगा बेटा कि ऐसा फ्रेम या ऐसा जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो उसकी एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। such a frame whose acceleration is 0। ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसका एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसे फ्रेम को क्या कहा जाएगा बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? न्यूटन्स, ये भी पढ़ लेते हैं, बाकी डिटेल में बाद में बात करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ आर वैलिड। ये बेटा सब लॉ वैलिड होंगे आपका जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, वो एक्सेलरेटेड फॉर्म नहीं होना चाहिए। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, वो रेस्ट पे हो सकता है, बट उसकी एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए बेटा। दूसरा जो है बेटा अपना दूसरा टाइप का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वह है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होगा बेटा? सच अ फ्रेम का मतलब बेटा जहां से आप मोशन को देख रहे हो, whose acceleration is non-zero, whose acceleration is non-zero, जिसकी एक्सेलरेशन बेटा क्या है? जिसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इन सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर नॉट वैलिड। ये जो बेटा फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो वहां पर वैलिड नहीं होंगे। ये दोनों लॉज वहां पर बेटा वैलिड नहीं होने वाले। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये दोनों लॉज वैलिड नहीं होंगे। चलो बेटा और आगे डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, तो बेटा ये हमने बात कर लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, दोनों बातें हमने कर ली है। ठीक है।
अगला जो टर्म है बेटा दैट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन कि बेटा कोई भी बॉडी रेस्ट में कब होगी और मोशन में कब होगी ये कैसे पता लगेगा। तो बेटा पहली बात तो ये कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दीज आर रिलेटिव टर्म्स बेटा। अब आप कहोगे सर ये रिलेटिव टर्म का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको कहूं कि ये लाइन बताओ छोटी है कि बड़ी है, आप कहोगे सर ये क्या बेवकूफों वाला सवाल पूछ रहे हो। भाई बताओ तो सही किसके रिस्पेक्ट में। आप ये लाइन ड्रॉ कर दोगे तो मैं कहूंगा कि ये है जो लाइन सर आप पूछ रहे हो ये बड़ी है और इसके रिस्पेक्ट में ये छोटी है। तो बेटा ये रिलेटिव है, एक दूसरे यानी कि अकेले को डिफाइन नहीं किया जा सकता, कोई रेफरेंस आपको चाहिए होगा जिसके रिस्पेक्ट में चीजों को डिफाइन किया जाएगा। तो रेस्ट एंड मोशन भी रिलेटिव टर्म्स नहीं है बेटा। इसका बहुत छोटा सा एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं बेटा हम कि मान लो कि बेटा ये कोई लिफ्ट है ना। लिफ्ट आपने देखी होगी ना, कभी किसी मॉल वॉल में गए होंगे, किसी बड़ी बिल्डिंग में अगर आप कहीं गए हैं तो ये लो, ये एक आदमी ए है, ये बेटा दूसरा आदमी आपका लेट्स से बी है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और ये बेटा ग्राउंड है, कोई ग्राउंड पे बैठा है या ग्राउंड पे कोई और आपका मित्र कोई खड़ा है सी। तो जो यहाँ पे है बेटा, यहां से देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा एक बात ये भी मान लेना कि बेटा बाय डिफॉल्ट हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लास्ट में मैं बताना भूल गया, बाय डिफॉल्ट हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड रहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं कुछ भी नहीं दे रखा है तो मैं मान लूंगा कि ग्राउंड से ही मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है और ग्राउंड की बेटा वेलोसिटी हम 0 मानते हैं, ठीक है। तो ये बेटा सी है। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या कहा जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए और बी रिलेटिवली एट रेस्ट। अगर ए से बी के बारे में पूछा जाए या बी से ए के बारे में पूछा जाए तो वो कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। लेकिन ए और सी की अगर मैं बात करूं बेटा, दे आर रिलेटिवली इन मोशन, रिलेटिवली इन मोशन। सिमिलरली बेटा कोई आपसे बी और सी के बारे में बात करे तो भी आप क्या कहोगे, दे आर रिलेटिवली इन मोशन। ये सारा का सारा खेल एक्चुअल में क्या हुआ बेटा कि दोनों का जो देखने का जो प्लेटफॉर्म है जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं वो दोनों के लिए अलग अलग है। ए जब सी को देखता है तो लिफ्ट से देखता है या ए जब बी को देखता है तो लिफ्ट से देखता है, तो इस ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट हो गया, सी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो गया बेटा, बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा काइनेमेटिक्स के अंदर या पूरी मैकेनिक्स के अंदर कि आप मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा और रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स होंगे बेटा। क्लियर है ये बात, कैसा होगा ये रिलेटिव टर्म होगा। इसके अलावा बेटा दो टर्म्स और हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो है बेटा आपकी पोजीशन वेक्टर, थोड़ा सा मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं, ऑल्दो हमने वेक्टर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था बेटा। तो बेटा किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। तो बेटा ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है अपना एक्स और वाई प्लेन जो है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों को जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है इसको बेटा हम ओरिजिन बोलते हैं और यही बेटा हमारे लिए क्या रहेगा, ये रेफरेंस पॉइंट भी रहेगा। यानी कि हम जो भी कोई पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल मान लो, तो इस पार्टिकल का ओरिजिन से इस पार्टिकल को क्या बना देंगे, एक वेक्टर की फॉर्म में बना देंगे बेटा। तो ये पार्टिकल ए का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। मान लो कि कोई पार्टिकल बी पॉइंट पर है बेटा, तो ये ओरिजिन से उसको वेक्टर जो ज्वाइन कर देगा वो बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। और अगर मान लो कोई पार्टिकल ए से बी चला गया तो बेटा ये जो है ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो भाई पोजीशन वेक्टर तो क्लियर हो गया। पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए सर, पोजीशन वेक्टर के लिए ओरिजिन का होना बहुत आवश्यक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
तो भैया ठीक है, वो कहीं से भी किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर और दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये दोनों आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं। So this is about the position vector and the displacement vector। अच्छा, आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमेशा किसके इक्वल होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यह आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बेटा। नोट कर लो जल्दी से। चलो बेटा आगे देखते हैं, और बढ़िया बढ़िया टर्म्स हैं, और ये आसान चैप्टर बेटा काइनेमेटिक्स है ना, इसका काफी पार्ट हमने जो बेसिक ऑफ मैथ्स है उसमें कुछ पार्ट हमने वेक्टर्स में कहीं ना कहीं कर लिया है, वो सब अगर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है तो ये चैप्टर जाने वाला है जबरदस्त, मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आता है, एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है। तो बेटा सबसे पहला, अभी तो आज की क्लास बहुत बेसिक सी क्लास है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे पहली जो टर्म है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनको लेकर के डिस्कशन करते हैं। पहला बेटा डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। मान लो कि भाई कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर है और वो मान लो ऐसे चलते 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 बी पॉइंट पर पहुंच गया, ऐसे चलते चलते ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला। तो पहले तो डेफिनेशन देखो, एक्चुअल में डिस्टेंस क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by the particle, पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ जो कवर करेगा बेटा उसको डिस्टेंस कहा जाएगा। यानी कि बिल्कुल जैसे जैसे पार्टिकल चला है उसकी एक्चुअल लेंथ को मेजर कर लो, वो उसका डिस्टेंस है। माने कि बेटा ये टोटल लेंथ जब आप मेजर कर लोगे तो ये आपका डिस्टेंस कहलाया जाएगा। एक बात, अगली बात बेटा कि डिस्टेंस जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब बेटा यहां पे क्या बात नहीं होगी, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन की कोई किसी तरीके से बात हम नहीं करेंगे, कोई बात करने का सेंस नहीं है। अगली बात देखो बेटा कि इट्स एसआई यूनिट, बेटा इसकी जो एसआई यूनिट है इज मीटर, मीटर है बेटा इसके एसआई यूनिट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि सीजीएस यूनिट जो है बेटा, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। ऑल द कई बार किलोमीटर में भी यूज करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगी बेटा वैसा यूज कर लेंगे। अब क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बेटा, क्योंकि नेगेटिव तो फिजिक्स में बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव तो अपने आप में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है। और भाई सेंस ऑफ डायरेक्शन है बट डायरेक्शन तो इसके साथ एसोसिएटेड ही नहीं है डिस्टेंस के साथ, तो ये क्या नहीं हो सकता बेटा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सीजीएस यूनिट इसकी बेटा सेंटीमीटर है, एसआई यूनिट इसके मीटर है। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल जो पाथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो है वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। और इसके बारे में बात करेंगे बट अभी के लिए इतना ही। अगली टर्म बेटा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब साथ साथ नोट करते रहना बच्चों। नेक्स्ट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो ये पहले देखते डिफाइन कैसे किया है। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और इनिशियल
इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और बेटा जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे कि इस केस में बात करो बेटा कि ये मान लो ये आपका इनिशियल पोजीशन था, पार्टिकल इनिशियल यहां पे था और फाइनल यहां पे है। तो बेटा ए से बी को जब आप ज्वाइन करोगे तो देखो पार्टिकल ए से बी की तरफ चला है, तो ए से बी की तरफ पहले एरो को बना दो या उसको ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन बन गया। इसकी ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगी। तो बेटा ये कैसी क्वांटिटी हो गई है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन है। इसके पास क्या है बेटा? सेंस ऑफ डायरेक्शन है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट भी क्या है? मीटर ही है, क्योंकि है तो ये लेंथ थी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। और भाई क्योंकि ये देखो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो का क्या मतलब है? भाई जीरो तो कब होगा पहले ये समझ लो। जीरो कब हो जाएगा? व्हेन पार्टिकल reaches to its original position। पार्टिकल बेटा अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो भाई दूसरी बात है पॉजिटिव का और नेगेटिव का मतलब। तो बेटा हमने एक साइन कन्वेंशन वेक्टर्स में बताया था। साइन कन्वेंशन आप सब लोगों को ध्यान होगा होपफुली, नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि भैया हम ये साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते थे कि ये वाली डायरेक्शन हम कहते थे ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर करेंगे। थ्रू आउट फिजिक्स में ये कन्वेंशन यूज करने वाला हूं। तो मानो कि कोई पार्टिकल इधर से इस तरफ गया बेटा, इस पॉइंट से उस तरफ अगर कोई जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहलाएगा। कोई पार्टिकल अगर इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कहलाएगा। कोई पार्टिकल इस तरफ लेफ्ट में आ रहा है, इस तरफ आ रहा है बेटा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहलाएगा। इधर कोई आ रहा है, नीचे की तरफ कोई जा रहा है पार्टिकल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहलाएगा। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। पार्टिकल अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है बेटा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि आप देखो उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे और लेंथ जीरो आएगी उस वेक्टर की। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। अच्छा, इस पे ना एक छोटा सा एक दो बातें और कर लेते हैं। देखो बेटा, एक तो हमने ये कहा कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ है। ये तो क्या है? ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का। यानी कि इसको मतलब नहीं है कि पार्टिकल एक्चुअली कहां से आया है, किधर गया है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो भाई एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भैया कि मैग्नीट्यूड ऑफ displacement can never be greater than distance। कभी भी बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, वो तो शॉर्टेस्ट पाथ है और डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है। तो भाई एक्चुअल पाथ तो कभी कम नहीं हो सकता ना जो शॉर्ट पाथ है उससे। although displacement can be equal in magnitude to distance, if particle is moving in a
स्ट्रेट लाइन, और बेटा इस चैप्टर के अंदर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। इन स्ट्रेट लाइन मोशन without changing its direction, without changing its direction, बिना डायरेक्शन को चेंज किए। बेटा आप कहोगे सर क्या मतलब, मान लो बेटा ए से पार्टिकल बी तक गया, तो भाई ए से बी तक की मान लो कि 50 मीटर की लेंथ है, तो भाई यहाँ पे आप क्या कहोगे कि भाई ए से बी तक का डिस्टेंस पार्टिकल ने 50 मीटर कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर कर लिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर कवर कर लिया। लेकिन जरा सोचो कि अगर ऐसा हो मोशन में कि पहले पार्टिकल ऐसे गया, फिर थोड़ा सा वापस आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी 50 आएगा, लेकिन डिस्टेंस 50 नहीं आएगा। डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ आपको जोड़नी पड़ेगी, इन सब की जो भी लेंथ जुड़ेंगी बेटा वो सब जोड़ करके आंसर आएगा, 50 से ज्यादा आंसर वो आएगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है बेटा, अब जरा इस पे एक आधा छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो देखते हैं बेटा, मान लो कि ये बेटा कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, कोई पार्टिकल ए है बेटा। अच्छा, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस मान लो r है, एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर बेटा कहाँ है, वो a पर है, और बेटा वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the particle when it reaches, पहला पार्ट बेटा जब वो बी पॉइंट पे रीच करे, फिर वो सी पर जब रीच करे, थर्ड जब वो डी पर रीच करे, और फाइनली एट ए वो दोबारा से फिर ए पर आ जाए बेटा, तब क्या उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपको बताना है। फटाफट से एक बार ट्राई करो। देखो बेटा, देखो ए से जब पार्टिकल यहां पे गया ऐसे, तो पहले एक बात समझो कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है बेटा, वह सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई r है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि जो आर्क वाला जो फॉर्मूला था वो क्या कहता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। आपको कोई भी लेंथ देखनी है तो ए से बी तक में वो 90 डिग्री सबटेंड करता है बेटा, तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, तो ये 4 हो गया बेटा, ये आ गया आपका पाई r बाई 2। तो बेटा यानी कि यहां से ए से बी तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी आएगी, पाई r बाई 2। अच्छा, बी से सी तक की लेंथ भी पाई r बाई 2, ये भी बेटा पाई r बाई 2, और ये भी पाई r बाई 2, ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखो पहले वाले पार्ट में बेटा आंसर क्या आएगा, कि पहले वाले पार्ट में बेटा एक तो है डिस्टेंस मुझे लिखना है, तो डिस्टेंस तो आपने लिख दिया पाई r बाई 2, तो एक्चुअल पाथ देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट आप देखो बेटा ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये, इनको ज्वाइन कर दो, ये लो, ये r है, ये r है, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो बेटा जो आपका जो ये आएगा, ये हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, और वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r, रूट ऑफ 2r। तो ये भी समझ में आ गया कि ये इस तरह का जो दूरी आएगी वो रूट 2r आएगी। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में वो बेटा a से c पहुंच गया है। जब वो a से c पहुंच गया तो पाई r बाई 2, तो ये दूरी तय की, पाई r बाई 2 वो दूरी तय की है, तो बेटा ये कितना हो गया, ये पाई r हो गया। और भाई डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वो a से c गया है, r ये और r ये, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, वो 2r हो गई। आप कंपेयर भी कर सकते हो कि हर बार डिस्टेंस ज्यादा ही है डिस्प्लेसमेंट से। थर्ड केस में बेटा वो कहता है कि अब वो d पर आ गया,
तो डी पर आने में उसको डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल लेंथ तो कितना कहेगा वो पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू 3 पाई आर बाई टू 3 पाई आर बाई टू। और बेटा मैं हाथ लेके ना कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेटा। अच्छा पार्टिकल अब की बार आ गया है आपका डी पर, तो बेटा डी पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अब ये होगा which will be equal to √2r, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट बेटा जब वो वापसी से उसी पॉइंट पर आ गया तो भाई डिस्टेंस तो उसने 2 पाई आर कवर कर लिया, लेकिन क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया है तो बेटा ओरिजिनल पोजीशन के केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओरिजिनल केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। अब बेटा अपनी अगली टर्म की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। देखो स्पीड को देखो, it is defined as the ratio of distance covered to time taken। ये बेटा सिंपल सी बात है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू भाई जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है और भाई कितना उसको समय लगा वो डिस्टेंस कवर करने में, टाइम टेकन। तो आप इसकी यूनिट भी देख सकते हो, डिस्टेंस तो यूनिट था इसका यूनिट तो, और उसका समय मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां से ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू एस बाई टी। v इज इक्वल टू एस बाई टी। एसआई यूनिट बेटा इसकी क्या होगी, आप लिख चुके हो, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और खास बात बेटा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। और स्केलर क्वांटिटी है तो क्या लिख सकता हूं, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी क्या नहीं हो सकती बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये बहुत काम की बात है, ये बात ध्यान रखनी है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा एक बात है ना, मैं लिखना भूल गया, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखो, इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो बहुत ही, कि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, कभी घट नहीं सकता। डिस्टेंस कभी नहीं घटेगा बेटा, चाहे आप वो तो एक्चुअल बात है, आपने एक कदम भी उठा दिया है तो वो क्या हो गया, वो तो आपका टोटल डिस्टेंस में काउंट हो गया, वो डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्पीड की बात कर रहे थे बेटा, वो कभी क्या नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मीटर पर सेकंड उसकी एसआई यूनिट है, ठीक है बेटा। और ये रेशियो है किसका, डिस्टेंस और टाइम का, सीधी सी बात ये, नोट करो जल्दी। अगली जो टर्म है बेटा, और देखो अगर एक बार मोशन शुरू हो गया है तो कभी भी स्पीड जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार मोशन शुरू हो गया तो डिस्टेंस नॉन जीरो हो गया ना, डिस्टेंस नॉन जीरो हो गया तो स्पीड नॉन जीरो होगी ही होगी। नेक्स्ट इज वेलोसिटी बेटा, इसको v वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, v वेक्टर। अच्छा इसके बारे में क्या खास बातें हैं जरा देख लो। इट इज defined as ratio of displacement to time taken, इसका रेशियो है बेटा ये,
है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो बेटा इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी क्या है, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट बेटा इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड हो गई। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर बताओगे, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज along the displacement। जो डायरेक्शन बेटा डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी होगी। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, इट कैन बी बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। उसका कभी भी मैग्नीट्यूड कंपेयर मत करने लग जाना कि सर एक पार्टिकल की स्पीड -4 मीटर पर सेकंड और एक की +4 मीटर पर सेकंड है तो +4 मीटर पर सेकंड वाले की स्पीड ज्यादा होगी, नहीं ऐसे मत करना बेटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक इधर जा रहा होगा, एक उससे ऑपोजिट जा रहा होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अच्छा बेटा जीरो कब होगा, वेलोसिटी कैन बी जीरो, यहीं से देख लो ना, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कैन बी जीरो इफ पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बेटा अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वह जीरो हो जाएगी। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। चलो बेटा आगे देखो। चलो बेटा एक छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। ये कोई सेमी सर्कुलर ट्रैक है बेटा। इस सेमी सर्कुलर ट्रैक का सेंटर O है और इसका रेडियस 1 मीटर है। एक पार्टिकल है A से और इस सर्कुलर ट्रैक की तरफ B की तरफ आता है और किस स्पीड से आता है, वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। आपको एक तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है एक तो, और एक बेटा आपको इसकी वेलोसिटी बतानी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। रेडियस ये 1 मीटर है और 1 मीटर ये है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली जोड़ दो तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका बेटा कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ गया। अच्छा डिस्टेंस कितना तय किया ये भी देख लो। डिस्टेंस बेटा पाई इंटू आर इज 1 तो पाई मीटर। ए से बी तक पहुंचने में समय कितना लगा, बेटा समय के लिए तो ओरिजिनल पाथ देखना पड़ेगा। ओरिजिनल एक्चुअल में उसने 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दूरी तय की है, पाई दूरी तय की है 1 मीटर पर सेकंड से, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो बेटा ये आ गया पाई सेकंड। और आप वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 2 एंड टाइम इज पाई। 2 पाई मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ये इस पार्टिकल की बेटा क्या है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसमें बेटा स्पीड में और वेलोसिटी में एक और टर्म आती है, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले बेटा एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब बेटा क्या हो गया भाई, एवरेज स्पीड का मतलब आप जरा ऐसे समझो
कि मान लो कि बेटा आप किसी एक जगह से, लेट अस से कि आप दिल्ली से जयपुर की तरफ चले। अब आप जब दिल्ली से जयपुर की तरफ चलोगे तो मान लो कि आप सुबह की 6 बजे चले हो, फिर आप कहीं चले किसी एक जगह पे भी, कहीं पे क्या होगा, कहीं भी ब्रेकर भी आएगा, कहीं रेड लाइट भी आएगी, आप कहीं पे कुछ चाय नाश्ते पानी के लिए भी रुकेंगे, और इस तरह से आप चलते जाएंगे, कभी कहीं स्पीड बढ़ेगी भी, कभी कहीं कम भी होगी, और इस तरह से करते करते आप जयपुर पहुंच गए। लेट अस से कि आप जयपुर पहुंचे 3 बजे, ठीक है। तो भाई दिल्ली से जयपुर तक का टोटल जो दूरी है, अब उसमें इस बात से कोई मतलब नहीं है ना, पहली बात तो दूरी, टोटल दूरी कर ली, डिवाइडेड बाय जब आप घर से निकले थे वो समय और जब पहुंचे उस बीच का पूरा इंटरवल, चाहे आपने बीच में चाय नाश्ता पानी पिया हो, चाहे कहीं रेस्ट किया हो, चाहे कहीं कोई ब्रेक लगाया हो, चाहे कहीं कोई रेड लाइट आई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, ये बेटा टोटल डिस्टेंस, और इसको डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, टोटल टाइम से, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसा यूनिट वगैरह वही रहने वाली है। और बेटा एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, तो इसको बेटा बस कुछ नहीं एक बार के साथ लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि मॉड ऑफ वी एवरेज, बेटा वी एवरेज का जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी ग्रेटर देन, अच्छा ये इसकी बात अभी नहीं करते, इसकी बाद में बात करेंगे, अभी रुक जाओ इसको बेटा, ये बात है। तो ये बेटा ये एवरेज स्पीड की बात हो गई, ये एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी में बेटा ये बात ध्यान रखना कि अगर कहीं पे कोई, या एवरेज स्पीड में भी आप ध्यान रखना कि टाइम टोटल लेना है, चाहे किसी पार्टिकल ने रेस्ट किया हो, जो मर्जी किया हो, टाइम टोटल ही कंसीडर किया जाएगा। चलो एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं कि भाई ऐसा करो, ये A, ये B, ये C और ये D, A से B की दूरी D, B से C की दूरी D और C से D की दूरी D। एक कार ने शुरू किया, वो A से B तक तो बेटा 10 किलोमीटर पर आवर मूव करता है, B से C वो 20 किलोमीटर पर आवर मूव करता है, और C से D वो लेट से 60 किलोमीटर पर आवर मूव करता है। आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में बात करेंगे तो जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, तो अब बेटा इन स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शन भी लिख लो, यानी कि वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ average speed and velocity, average speed and average velocity is same, and average velocity is same, वो बेटा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो A से B तक का डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो टाइम कैसे निकालोगे भाई, टोटल डिस्टेंस तो ये था, समय वेलोसिटी 10 थी, यहाँ पे इस टाइम क्या आएगा बेटा d डिवाइडेड बाई 20, और इस वाले में टाइम क्या आएगा बेटा d डिवाइडेड बाई 60, और टोटल डिस्टेंस जो तय किया है वो 3d तय किया है। तो भाई आगे आपका एवरेज स्पीड तो v एवरेज, टोटल डिस्टेंस 3d, t1 d बाई 10, अगला d बाई 20, अगला d बाई 60। तो भाई d यहां से कॉमन ले लिया तो 3 बच गया, यहां से भी d कॉमन ले आया, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, यह इसकी बेटा एवरेज स्पीड आ गई, ये इसकी आपकी एवरेज स्पीड आ गई। आगे देखते हैं।
एक बेटा बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन वही करते हैं, ए कार ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड covers half of the time with speed v1 and the remaining half with speed v2. Find average speed of car. आपको बेटा उस कार की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा देखो। मान लो कि उस कार को बेटा ए से और बी तक पहुंचना है। ए से बी तक पहुंचना है, कहते हैं कि वो आधा समय तो v1 स्पीड से चला। चलो मान लो कि वो सी तक ही पहुंचा बेटा, मुझे नहीं पता ये दूरी कितनी है, बट वो यहां तक कितनी स्पीड से चला है बेटा, वो v1 किलोमीटर पर आवर से चला या v1 स्पीड से चला, सिंपल सी बात है। और टोटल समय मान लो कि टोटल यहां से यहां तक का समय बेटा मान लो कि t समय अगर लगा है तो यहाँ पे t/2 समय लगा। तो बेटा a से c तक की जो टोटल दूरी है वो स्पीड इनटू टाइम v1 t/2, c से b तक की जो स्पीड है वो तो v2 है और समय लगा है t/2। तो इस वाले केस में टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, v2 इंटू t/2। हो गया सवाल हमारा। कैसे कि v एवरेज बेटा टोटल जो डिस्टेंस है वो तो आपका कितना आएगा, वो v1 t/2 प्लस v2 t/2 और बेटा जो टोटल समय है वो t है। ऊपर से बेटा t/2 कॉमन और t यहाँ पे है ही, और बेटा ये क्या बन गया v1 प्लस v2। तो बेटा ये आ गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आधा समय किसी एक स्पीड से, बचा हुआ आधा समय दूसरी स्पीड से अगर ट्रेवल करोगे तो एवरेज स्पीड बेटा उनका क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, या आप सिंपल लिख सकते हो v1 प्लस v2 बाई 2 आ जाएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, a car traveling on a straight road covers half of the distance with speed v1 and the remaining half with speed v2. You have to find the average speed of the car. सिंपल बेटा। तो बेटा फिर से वही a से b तक मान लो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन आप देखो इस बार डिस्टेंस हाफ की बात कर रहा है, तो यानी कि a से c हाफ डिस्टेंस होगा। मैं कहता हूं a से c x डिस्टेंस मान लो बेटा, तो c से b का भी डिस्टेंस तो x ही हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा वो तो मुझे लगता है कि 2x ट्रैवल करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। a से c उसकी स्पीड v1 है बेटा, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, x/v1। यहां से यहां तक का जो समय आएगा वो x/v2। तो बेटा यहाँ पे अब आप एवरेज स्पीड निकाल दो। टोटल डिस्टेंस 2x है, टाइम क्या आएगा t1 प्लस t2। तो बेटा ये क्या आ गया, 2x डिवाइडेड बाय x/v1 प्लस x/v2। तो बेटा x कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। तो हाफ डिस्टेंस के टर्म्स में बेटा आंसर अलग आ रहा है, वो 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 आएगा, और हाफ टाइम के केस में वो आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के सवाल किए जा सकते हैं। एक इसमें बेटा एक छोटी सी एक वेलोसिटी का एक छोटा सा एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर फॉर्म के अंदर। ये तो चलो अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन में बात कर रहे हैं, एक जरा बड़ा कमाल का एक्सप्रेशन आपको लिखवाता हूँ। देखो v एवरेज को बेटा मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखता हूँ, ये वेलोसिटी को, सिंपल वेलोसिटी को लिख लो आप एवरेज फॉर्म के अंदर। v एवरेज लिख लो बेटा, तो हम उसको कैसे लिखते हैं याद करो, डेल्टा x बाई डेल्टा टी आई कैप लिख सकता हूं बेटा। y के अलोंग में अगर बेटा मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं, मैं इन जनरल बात करता हूं बेटा, तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो।
तो बेटा डेल्टा एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर मैं बात करूं ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, x2 माइनस x1 बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस y2 माइनस y1 बाई डेल्टा टी। बेटा बहुत बार जब 2D मोशन में क्वेश्चन आएगा, 3D में आएगा, तब ये इंपॉर्टेंट होगा बेटा। यानी कि जो बेटा x1 y1 और z1 जो है वो क्या है, वो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स होंगे पार्टिकल के, और x2 y2 और z2 फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उस फॉर्म में भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बेटा आज के क्लास में बहुत बेसिक सी क्लास रखी थी, ये जो हमने किया है आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू बेटा।